वसुधैव कुटुम्बकम् As far as I can see, as far as time extends, no soul was ever born outside this home. No heart has ever beat outside this song. When will we have कलम भुवनेश्वर के इस सत्र में मैं डॉक्टर निधि गर्ग, प्रभा खेतान फाउंडेशन, एहसास वुमन, प्रायोजक श्री सीमेंट और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर वेफेयर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रभा खेतान फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली संस्था है। फाउंडेशन के कार्यक्रम और गतिविधियां भारत और दुनिया के 40 से अधिक शहरों में लगातार संचालित हो रहे हैं। हम कलम के अलावा किताब, लफ्ज, एक मुलाकात, विशेष, द राइट सर्कल, सुर और साज तथा आखर जैसे कार्यक्रम भी करते हैं। जहां तक कलम की बात है तो अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने वाला यह कार्यक्रम आप दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। इस मंच पर हम बड़े सम्मानित, चर्चित और कई बार नए लेखकों और कलाकारों को भी आमंत्रित करते हैं। कलम का उद्देश्य लेखक, कलाकार को उनके चुनिंदा प्रशंसकों और पाठकों से सीधा जोड़ना है। मुझे खुशी है कि आज कलम के इस सत्र में हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं अतिथि वक्ता प्रत्यक्षा जी। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखती हैं। आपकी अब तक कुल 11 पुस्तकें, उपन्यास और कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें जंगल का जादू, तिल, पहर दोपहर, ठुमरी, मराकेश, तुम मिलो दोबारा, तुम्हारा घोड़ा किधर है, बारिश नगर, ग्लोब के बाहर लड़की, नैनो बीच नबी, रेन सॉन्ग, मीट मी टुमारो, जाल और पारा पारा शामिल हैं। आप लिखती हैं, सोचती, बुनती हैं, पावर ग्रिड में नौकरी करती हैं, संगीत और लिबरल आर्ट में रुचि रखती हैं। हर एक महादेश में घूमने, हर समंदर के पानी को छू लेने की ख्वाहिश रखती हैं। इन जगहों के लोगों से मिल लेना, उनका खाना चख लेना, उनकी भाषा सीख लेना, माने कि इस एक जीवन में अनेक जीवन जी लेने की तमन्ना रखती हैं। कई एंथोलॉजी और पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां और कविताएं लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता, कई फेलोशिप और सम्मान पा चुकी हैं। उनकी नई पुस्तक मिस्ट्रेस ऑफ फुलपुर शीघ्र प्रकाशित होने वाली है। अब मैं और अधिक समय ना लेते हुए आपसे आगे की बातचीत के लिए एहसास वुमन भुवनेश्वर डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी को आमंत्रित करती हूँ, जो आज की हमारी अतिथि प्रत्यक्षा जी से संवाद करेंगी। वे यहाँ कमला नेहरू कॉलेज में अध्यापिका हैं। जो अब आप सभी आराम से बैठिए और इस सत्र का आनंद लीजिए। थैंक यू। इस मंदिर माला के नगर में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आपके बहुत सारे कलम के सत्रों को और आपके बहुत सारे कार्यक्रमों को मैंने YouTube पर देखा और बात ये समझ में आई कि आपको साहित्य सर्जन की प्रेरणा अपनी माता से मिली है। वे प्रोफेसर हैं, लेकिन शुरू किया तो किसी एक
धारा को न चुनकर आपने साहित्य में इतनी विविधता कहाँ से पाई, इतना वैविध्य कहाँ से आया? क्योंकि आपके साहित्य में उपन्यास हैं, लेख हैं, कविताएं हैं और दो भाषाओं में प्रभुत्व रखती हैं आप। क्योंकि भाषाओं को बोलना और बात है और दो अलग भाषाओं में रचना करना, सर्जन करना, ये अलग बात है। तो इस पर कृपया हमें कुछ बताएं। वो आपने सही कहा कि माँ से प्रेरणा मिली मुझे लिखने की। वो लिखती थी और घर में बहुत साहित्यिक माहौल रहता था। मेरे पिता भी पत्रिका निकालते थे उस जमाने पे। तो हम लोग घर में जब वो आते थे कहीं बाहर से टूर वगैरह पे, तो कपड़े और खिलौने लेके नहीं आते थे, वो मैगजीन्स और किताबें लेके आते थे। तो हमारे घर में मतलब बाकी चीजें कम थी और किताबें बहुत ज्यादा थी। हर तरह की पत्रिका आती थी। बचपन का मुझे याद है, गर्मियों में हिंदुस्तान, इम्प्रिंट, दिनमान, जो भी मैगजीन उस समय होती थी वो आती थी और हम लोग घर में सब लड़ते थे कि पहले कौन पढ़ेगा। तो बच्चों की मैगजीन भी हम पढ़ते थे और जब बच्चे थे तो हमने बड़ों की चीजें भी पढ़नी शुरू कर दी। और ये एक चीज मुझे कई बार लगता है कि बहुत अच्छी बात थी कि कभी उन्होंने ये नहीं टोका कि तुम बहुत बच्ची हो और इसको मत पढ़ो। तो उन्होंने कभी किसी चीज के लिए गिल्ट फीलिंग मेरे मन में नहीं डाला। उससे क्या हुआ कि मैं हिंदी भी पढ़ रही थी, मैं विदेशी भाषाओं की चीजों को भी पढ़ रही थी। मेरे बड़े भाई इंग्लिश लिटरेचर कर रहे थे तो हम अंग्रेजी भी, मतलब मैं बहुत उनसे छोटी हूँ तो मैं वो एमए में जो पढ़ते थे कोर्स में, तो मैं वो भी पढ़ने लगती थी। तो आधी चीजें मुझे समझ आती थी, आधी नहीं आती थी। लेकिन उससे एक ये चीज हुई कि दिमाग में जो एक एक्सपोजर होता है हर तरह के साहित्य का, दूसरी दुनिया का, वो होने लग गया। और जब होने लग गया तो फिर जब लिखना शुरू किया, माँ लिखती थी तो कहती थी कि तुम, मैं कहती थी उनको कि मैं भी लिखूंगी एक दिन। तो कहती थी एक दिन क्या होता है, अभी लिखो। तो मैं कहती थी कि जब थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, फिर नौकरी हो गई, शादी, बच्चे, तो मैं कहती थी टाइम नहीं है मेरे पास। मैं बहुत कभी मेरे मन में था कि कभी ऐसे फुर्सत का समय आएगा तो मैं लिखूंगी। तो उन्होंने कहा कि फुर्सत कभी नहीं आता, वो निकालना पड़ता है और करना है तो अभी करो, एक दिन आज ही का दिन होना चाहिए। तो ये मैं सोच के टालती रहती थी। तो लिखना शुरू किया, इसी भागम भाग में कुछ करते हैं क्योंकि अंदर से कोई चीज एक बेचैनी आती थी। और चूंकि बचपन से एक्सपोजर था बहुत सारे साहित्य को, सिनेमा और आर्ट फॉर्म, हर चीज में मेरी दिलचस्पी होती थी। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं एक जैसी चीज नहीं लिखूं, मैं खुद को पढ़ के बोर हो जा रही हूँ कि मैंने एक चीज लिखी और ऐसे ही मैं रिपीट कर रही हूँ, सेम इमेजरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जब मुझे ही रेपिटेटिव लग रहा है तो मेरे पाठक भी वही समझेंगे कि ये तो एक ही जैसी चीज लिखती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अपने बनाए फॉर्मेट को तोड़ती रहूं। तो जब ये मन में आया तो शुरू किया था मैंने कविताएं लिखने से, क्योंकि मुझे वो आसान लगता था। मैं ऑफिस में बैठती थी, एक हमने इंटरनेट पे एक ग्रुप था, वो नया नया उस समय ब्लॉग और ये सब शुरू हुआ था। तो हम लोग कुछ खेल खेलते थे कि तो एक लाइन किसी ने लिख दिया और हर कोई कविता लिखता था। तो हम कुछ खेल में कविता हम लोगों ने लिखना शुरू किया। फिर लगा कि नहीं, कविता तो ठीक है, कहानी लिखनी चाहिए। ब्लॉग लिखना शुरू किया, कहानी लिखी। तो फिर लगा कि नहीं, कहीं घूमने गए तो उसका यात्रा वृतांत लिखते हैं, तो वो लिखा। एक किताब लिखी नैनो बीच नबी, जो 2 साल पहले आई। वो बेसिकली एक चैपबुक है और वो मैंने, एक मेरे कवि मित्र हैं जो बाहर इंग्लैंड में रहते हैं, तो उन्होंने कविता लिखी, मैंने प्रोज लिखा। तो वो गद्य और पद्य का एक डायलॉग जैसा, तो वो एक एक्सपेरिमेंटल राइटिंग थी। हम लोगों को लगा कि इसको ऐसे करते हैं जैसे दो लोग एक दूसरे को खत लिखते हैं, तो अगर हम पोएट्री और प्रोज में अगर उस चीज को, बात को एक सिरे से लेके आगे बढ़ाएं तो ये कोई चीज बनती है कि नहीं। और ये सब बेसिकली बस क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने की बात थी। फिर मैंने एक किताब लिखी जाल, जो कि साइंस फिक्शन फैंटेसी है। अब वो हिंदी में बड़ा मुश्किल था लिखना, क्योंकि वो टर्म्स अंग्रेजी वाले, साइंस फिक्शन के जितने टर्म्स हैं वो सब अंग्रेजी में होते हैं। तो मैंने उसमें बहुत, मुझे इसलिए मजा आया कि मैं उसमें शब्द भी इजाद कर रही थी, तो और फ्यूचरिस्टिक कुछ लिखा था, फैंटेसी था। तो मुझे लगता है कि मैं कितना अपने आप को तोड़ सकती हूँ। और कल्पना में सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे आपके ऊपर से ये छत को हटा दिया जाए तो वो बाउंड्री लेस है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि और मैं क्या करूँ। वो सारी जो जद्दोजहद है वो मेरे खुद के साथ का एक डायलॉग होता है कि ये हुआ, इससे
अलग और क्या। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट किया और भाषाओं में इसी तरीके से। हिंदी तो लिख ही रही थी, जबकि हिंदी मेरी छूट गई थी। ऑफिस में काम करते हम लोग, ज़्यादातर जो लिखाई है वो अंग्रेजी में होती थी। तो जब ब्लॉग लिखना शुरू किया तो वापस हिंदी की तरफ आई। फिर हिंदी से लगा कि बीच में कि कुछ अंग्रेजी में लिख सकते हैं क्या। एक कहानी मैंने अंग्रेजी में लिखी, उस कहानी को एक इंटरनेशनल अवार्ड मिल गया। तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक चल रहा है, अंग्रेजी पे लिख सकते हैं। पर मेजरली मैं हिंदी में लिखती हूँ, मैं हिंदी भाषा की लेखिका हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहते हैं ना, कबीर मनी जी परिपु स्वयंभू, और कवि जो होता है स्वयं ब्रह्मा के समान होता है। यथास्मै रोचते विश्व तदेव परिवर्तते, जैसा रुचे वैसा भी अपने संसार को बना ले। यही तो विशेषता है एक साहित्यकार की। आपने भाषा की बात की। आपका ये उपन्यास तारा मारा मैंने पढ़ी, और इसमें मैंने देखा कि आपकी ठेठ देहाती हिंदी के शब्द भी हैं, देशज। आपने जो तत्सम शब्द हैं उनका भी प्रयोग किया है, तद्भव शब्द भी है, अंग्रेजी के शब्द भी है, और अच्छी खासी उर्दू भी है। तो भाषा का जो ये इतना विस्तृत फलक है, ये कैसे संभव हो पाया। और उसके साथ जुड़ा एक और प्रश्न भी मेरा ये होगा कि आजकल हम देखते हैं कि भाषा के साथ प्रयोग के नाम पर आधुनिक उपन्यासों में, कहानियों में हम भाषाविदों को भाषा के ऊपर संकट गहराया सा दिखाई देता है। तो भाषागत संस्कार, अब मुझे लगता है कि भाषा के संस्कारों का होना भी जरूरी है। वो आज के समय में, दैनिक जीवन में और लेखनी में कितने आवश्यक है। मैं जब लिख रही होती हूँ तो जो शब्दों की बात आपने कही, तो सबसे पहले तो ये कि जो देशज शब्द है, तो मेरा बचपन रांची और पटना में बीता है। तो आसपास जो भाषा सुनते हम आए, और मेरे पिता भोजपुरी स्पीकिंग थे और मेरी माँ मगही स्पीकिंग थी। तो थोड़ा बहुत लिखना हम लोग फिर घर में, जिसको कहते हैं खड़ी बोली, उस समय कहा जाता था कि खड़ी बोली में बात होती थी, क्योंकि मगही और भोजपुरी दोनों सब मिक्स हो गया था। तो हम लोग उसके भी भोजपुरी के शब्द भी सुनते पड़े हुए और मगही के भी सुनते पड़े हुए। रांची में मैं HEC में रहती थी, तो वो हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की टाउनशिप थी। तो वहाँ बगल में उड़िया लोग भी फैमिलीज हैं, बंगाली फैमिलीज, साउथ इंडियन फैमिलीज। तो हम लोग को बहुत, मतलब आज जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत ज्यादा लोग दूसरे स्टेट के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग HEC में रहने की वजह से मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो तमिल थी। तो हम साउथ का खाना, उसकी भाषा, कुछ शब्द पकड़ लिया हमने। तो ऐसे करके बहुत ही बढ़िया वो बचपन था, जिसमें आप एक्सपोज हो रहे थे दूसरे स्टेट्स के कल्चर और फूड और लैंग्वेज से। तो वो चीज आती रही धीरे धीरे। और जब लिखना शुरू, ये सब शब्द भी मेरे ना गायब हो गए थे। मैं आपको सच बताऊं, जब मैं पटना से गुड़गांव आई, तो हम लोग पहला काम क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि आप कंफर्म करें। तो दिल्ली में लोग हिंदी कैसे बोलते हैं, तो वो बिहारी हिंदी तो नहीं बोलते, और फिर वो आपको कहेंगे कि ये तो बिहारी जैसे हिंदी बोल रही है। तो पहला आपका जो इंट्यूटिवली आप सोचते हैं कि अभी मैं एकदम मिक्स हो जाऊं क्राउड में। तो बिहार में हम लोग हम बोलते हैं, दिल्ली जाकर हमने सबसे पहले हमको छोड़ दिया और मैं को उठा लिया। और ऐसे बहुत से शब्द, जैसे बंदा, हम लोग कभी बिहार में बंदा नहीं, कोई इंसान या कोई आदमी। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे बातचीत में आने लगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे लगा कि क्यों अपनी चीजों को छोड़ना। तो वो एक सर्कल होता है, शायद सबके लाइफ में वो होता है। तो एक पॉइंट पे आके मैंने कहा कि नहीं, अब जो मेरी भाषा है और जो मेरे शब्द हैं, मैं उसको बोलूंगी। तो जब लिखना शुरू किया तो मैंने उन सारे शब्दों को एक तरह से रिवाइव किया खुद के भीतर से। तो मैं जब लिखने लगी तो उन सारे शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया। ये लिखूंगी, उर्दू जो आसपास सुनते हैं, और मुझे उर्दू बहुत खूबसूरत भाषा है, उसका उच्चारण तो बहुत ज्यादा, उसमें इतनी नजाकत है। तो एक ये भी चीज है कि मेरे मन में भाषा सीखने की बड़ी ललक रही, तो मैंने बड़ी कोशिश की, बहुत सारी भाषाओं को सीखा और छोड़ दिया। आजकल स्पेनिश सीख रही हूँ, खुद से सीख रही हूँ। तो ये कुछ करती रहती हूँ, मतलब ये इसका कोई मुझे मालूम है कि कोई एंड ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फर्राटे से स्पेनिश बोलने लग जाऊंगी, या स्पेन चली भी गई तो शायद मैं बोलूंगी तो कोई कुछ समझेगा नहीं, या उनका कहा मैं नहीं समझ पाऊंगी।
लेकिन वो जो एक जर्नी होती है ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, तो बस उस जर्नी के लिए कभी उर्दू सीखने लगी, कभी एक बार बांग्ला की सोचा कि बांग्ला सीख लूंगी तो सारी वो किताब पढ़ लूंगी ओरिजिनल में, तो वो शुरू किया। एक बार उर्दू शुरू किया, एक बार फ्रेंच शुरू किया। तो अभी ऐसा कोई रिग्रेट नहीं कि मैं कुछ नहीं सीख पाई, कोई भी भाषा मुझे नहीं आई, लेकिन इतना हुआ कि जब जब सीखने की कोशिश की तब तक एक मजा मिलता रहा। और तब मैंने सोचा कि जब मैं लिख रही हूँ तो मेरे लिए भाषा क्या है, एक संप्रेषण का माध्यम है। तो एक बात तो ये तय है कि जब हम भाषा की प्योरिटी की बात करते हैं कि हम हिंदी लिख रहे हैं तो उसमें अंग्रेजी का कितना गालिब करें, कहीं ऐसा हो कि बहुत जारिम लगने लगे। मैं खुद जब बोलती हूँ तो मैं बहुत अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, शायद हम लोग सब कोई ऐसे ही बोलने लगे हैं, तो इसका मुझे बहुत इसकी शर्मिंदगी होती है। मुझे लगता है कि जब मैं हिंदी बोलूँ तो सिर्फ हिंदी बोलूँ, जब अंग्रेजी बोलूँ तो सिर्फ अंग्रेजी बोलूँ। लेकिन वो जब आप, पता नहीं आप तो ज्यादा भाषाएं जानती है, मैं तो 2 ही जानती हूँ, फिर भी मेरा दोनों शब्द मिलते रहते हैं और कॉन्शियसली आप सोचते हैं कि नहीं अभी यही बोलना है, अभी ये बोलना है। तो जो ज्यादा भाषा जानता है आपके साथ वो समस्या थोड़ी और ज्यादा बिल्कुल सही। तो लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज में मुझे कोई प्राइड नहीं है, मुझे इस चीज को कैसे मैं सीखूं कि दोनों को अलग कर पाऊं। फिर भी मुझे लगता है कि जैसे भाषा तो इवॉल्व होती है ना, नदी के जैसे है और वो शब्द कहीं ना कहीं से आते जाते हैं। तो जो चीज एक समय में था ना, संस्कृत जो अपर क्लास संस्कृत बोलता था और जो लोअर क्लास है वो प्राकृत बोलता था, फिर वो भाषा बदलती गई। तो भाषा अब हो सकता है कि जो आज हम तत्सम समझ रहे हैं कल वो कुछ और उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो इसको थोड़ा ओपन माइंड से भी मैं अपने आप को जस्टिफिकेशन देती हूँ कि शायद भाषा का स्वरूप ही ऐसा है कि वो बदलेगा। और अंग्रेजी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अंग्रेजी तो बाजार की भाषा है, अर्थव्यवस्था की भाषा है, साइंस और टेक्नोलॉजी की भाषा है। हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम हिंदी में क्या कर सकते हैं वहाँ, तो आसान नहीं है कि सब चीज़ को हम हिंदी में करते हैं। तो नेचुरली जब हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे फंक्शनल यूज में वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो लिखने में भी पर मैं कोशिश करती हूँ कि जब लिख रही हूँ तो ज़्यादा अंग्रेजी ना करूँ। धन्यवाद प्रतीक्षा जी। भाषा एक नदी की तरह सरल तरल संजीवनी की तरह जिसे छू जाए उसके व्यक्तित्व को निखार दे, ये खूबी तो भाषा में होती ही है। अब मैं अगर उपन्यास की बात करूं, पारा पारा, इसके शीर्षक पर तो मैं चर्चा करूंगी ही। स्त्री विमर्श की बड़ी बात है इसमें, स्त्री विमर्श की हम बात करते हैं और एक कुछ पंक्तियां इसमें पढ़ना चाहूंगी। तब बचपन की भोली समझ जो इन चीजों को आधुनिक होने का चिन्ह समझती, उस 10 साल के भोलेपन में मैं हैरान होती। तब लगता सिगरेट पीने, आत्मविश्वास से शराब पीने, गाड़ी चलाने में स्त्री मुक्ति है। तो स्त्री विमर्श और स्त्री मुक्ति की बात दिग मुक्ति है, विचार मुक्ति है या भावना मुक्ति? सबसे ज्यादा विचार। हम लोग इतने कंडीशन हैं हजारों साल से कि बहुत सारी चीजों को हम खुद भी एक्नॉलेज नहीं करते। जो चीजें हो रही हैं हमारे घर में, हमारे परिवेश में, आसपास में, उसमें हमको बहुत बार ध्यान नहीं आता कि ये कोई जेंडर इशू है इसमें। तो वो चीज को समझना और उस चीज को खुद से एक्नॉलेज करना। तो अगर आप खुद से ये बात नहीं समझ पा रहे कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है और मेरे राइट्स क्या है, और जब मैं राइट्स की बात करती हूँ तो मैं हमेशा उसको जिम्मेदारी के साथ जोड़ के बात करती हूँ कि कोई इररिस्पॉन्सिबल फ्रीडम की बात नहीं करती। लेकिन जो मेरा राइट है वो मेरा राइट है। तो वो राइट को जब तक मैंने खुद को नहीं कहा कि ये मेरा राइट है, मैं दूसरे को कैसे कन्विंस करूंगी? मैं अपने घर में अपना स्पेस कैसे क्रिएट करूंगी? मैं नौकरी करती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि लोग समझे जैसे एक जनरल स्टीरियोटाइप है ना कि ये तैयार होके चली गई और वहां से इन्होंने खूब आराम से मस्ती की और वापस आ गई। एक स्टीरियोटाइप ऐसा कामकाजी औरतों के लिए कहा जाता है। तो इस चीज को तो अगर मैं काम कर रही हूँ और बाहर जा रही हूँ, इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने का जिम्मा सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं है। तो मैं इसको तोड़ूंगी, मैं बताऊंगी कि नहीं, मैं काम करती हूँ तो मैं सचमुच में मेहनत करके आ रही हूँ। 8 घंटे के बाद अगर मैं ऑफिस से घर आ रही हूँ तो मैंने काम किया है उतना ही जितना कोई पुरुष काम करके आया है। तो ये चीज पहले मुझे खुद को करनी है।
मुझे अपने ऑफिस में एक स्पेस क्रिएट करना पड़ा। वहां पे भी जब मैंने नौकरी शुरू की तो बहुत साल तक मैं अपने ऑफिस में अकेली रहती थी। हमारे ऑफिस में कोई, जबकि महारत्ना PSU है, तो वहां पर लेडीज टॉयलेट नहीं था, लेडीज वॉशरूम नहीं था, क्योंकि कोई स्त्री वहां पे काम नहीं की थी तब तक। तो मेरी पहली लड़ाई थी कि एक लेडीज टॉयलेट हो। और मैं उस वक्त जब मैंने नौकरी शुरू की तो मैं बहुत ही चुप्पा शर्मीली, मुझे अपने राइट्स नहीं पता थे, लेकिन बहुत धीरे धीरे वो एक स्ट्रगल था, एक आपकी लाइफ की जर्नी होती है कि आप कैसे आते हैं आगे। तो ऑफिस में स्पेस क्रिएट करना, ऑफिस में लोग कहते थे ये तो 5:30 बजे चली जाएंगी, लड़की है ये तो चली जाएंगी। तो वहां पे प्रूव करना कि नहीं, मैं रात को भी लेट बैठ सकती हूँ जितना कि कोई पुरुष अगर रिक्वायर्ड है तो वहां प्रूव करना अपने आप को। घर में एक स्पेस क्रिएट करना कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे समझें कि इनका काम इम्पोर्टेंट है। तो मेरे बच्चे अब जब फोन करते तो कहते हैं कि माँ आपके पास समय है 2 मिनट बात करें। तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि ऑफिस में बैठी हूँ तो शायद मैं खाली नहीं बैठी हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं कोई क्रांति नहीं कर सकती, कॉन्स्ट्रेंट है मेरा, मैं घर चला रही हूँ, ऑफिस चला रही हूँ, बहुत सारी चीजें कर रही हूँ, तो मैं एक्टिविस्ट नहीं बन रही है। लेकिन मेरा रोल कहाँ है, मैं अगर अपने आसपास के स्पेस में मैं थोड़ा अपना राइट को एस्टैब्लिश कर सकूं, तो आसपास की दुनिया ही तो मेरे बच्चे समझेंगे कि ये जरूरी है, मेरे पति समझेंगे, मेरे ऑफिस के कलीग समझेंगे, मेरे सबऑर्डिनेट समझेंगे, तो उतना तो रोल मैं कर सकती हूँ। तो ऐसा ये मैंने सोचा। तो इस किताब में मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने मन की बात, जो फेमिनिज्म को लेके मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि फेमिनिज्म का किस तरीके का, हर का अलग फेमिनिज्म होता है, तो मेरा फेमिनिज्म क्या है उसको मैंने कोशिश किया कि जो किरदार है हीरा, उसके माध्यम से मैं जितने अपने मन की चीजें लिख सकती थी। इस उपन्यास में एक पंक्ति जिसने मुझे भीतर तक झंझोड़ कर रख दिया, मैंने अपने आप को प्रेम किया, अपने आप पर प्रेम किया। हमारे ऊपर हर कोई प्रेम करता है, बचपन से माता पिता, भाई, पति, बच्चे, हर कोई प्रेम करता है, और हम अपने आप को प्रेम करना भूल जाते हैं, जिसके लिए आवश्यक है कुछ पुराना छोड़ने की, भूलने की, उसको तोड़ने की, ताकि नया शुरू कर सके, जोड़ सके, सीख सके। लेकिन इतना आसान नहीं, इतना कठिन ये आपके जीवन में भी रहा है। और ऐसे चरित्रों को रचने में आपको कितनी सरलता हुई, आसानी हुई, या कितनी दिक्कत हुई? क्योंकि ऐसे चरित्रों को रचना भी आसान काम नहीं होता है, क्योंकि आप पर नजर सबकी टिक जाती है। मैं उस चरित्र की बात करूंगी इस प्रश्न के बाद, तो कृपया बताएं इस बारे में। शायद हर लड़की, हर स्त्री को ये दिक्कत झेलनी पड़ती है, और हमको लगता है कि भारत में हम लोग थोड़ा सा जेंडर इनइक्वालिटी है ज़्यादा। तो मैंने विदेश में अपने कुछ दोस्तों को, कुछ हैं इधर उधर, उनसे भी बात की, तो हमें, हमारे मन में होता है ना कि विदेश में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी है। जब उनसे बात की तो पता चला कि वहाँ भी वही है, अंदर भी शायद बाहर से हमको दिखता है कि वहाँ की औरतें थोड़ा ज़्यादा मुक्त हैं, लेकिन मुक्त नहीं है, मान वही है। तो ये, और हम जैसे अभी हम लोग इट्स सो नाइस कि इतनी सारी विमेन बैठी हैं यहाँ पे ना सब, इसके बाद ये हम लोग शहरों में बैठे हैं और हम लोग प्रिविलेज क्लास है कि हमने काफ़ी सारा फ्रीडम हमको मिल चुका है और हम क्लेम कर सकते हैं बहुत चीज़ों को। लेकिन अभी भी शहरों में भी और कस्बों में तो ऐसी बहुत सारी औरतें जिनको कुछ नहीं मिला है। और ये चीज़ मुझे बहुत विचित्र लगती है, लेकिन सत्य है कि भारत में 100 साल का समय एक साथ चलता है। तो कुछ जगहों पे औरतें 100 साल पीछे वाले टाइम में भी चल रही हैं, कुछ हम लोग अभी हैं, कुछ हमारे बाद का जनरेशन है जो कि 50 साल आगे के टाइम में भी उन लोग इक्वालिटी को लेके चल रहे हैं। तो ये चीजें हमेशा डिफिकल्ट थी, लेकिन मैं थोड़ा लकी थी कि मेरी माँ नौकरी करती थी उस जमाने में, तो उनके अंदर ये चीज था, वो हमेशा कहती थी कि जरूर नौकरी करना, अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। तो हमारे घर पे इन बातों को लेकर हम लोग खूब डिबेट करते थे कि जरूरी है, क्यों है, क्या है। और मेरे पिता भी अपने समय के बहुत आगे के पुरुष थे, तो घर में हमने बहुत प्रोग्रेसिव देखा परिवेश, पर उसके बावजूद जो कंडीशन बात में कर रही है ना, कंडीशनिंग की, उसके बाद भी माँ और पिता के इस सोच के बाद भी अगर कोई गेस्ट आया
और मैं और मेरा भाई बैठे और दो पढ़ रहे हैं, तो हमेशा कहा जाता था कि तुम जाओ चाय बनाओ। तो मैं विद्रोह करती थी कि मैं ही क्यों बनाऊं, आप उसको कभी क्यों नहीं बोलती। अब ये मैं सोचती थी कि मेरी माँ जब वो नौकरी कर रही है, उनके मन में भी ये शायद उनकी कंडीशनिंग आ रही थी कि घर का काम तो लड़की का जिम्मा होता है। तो मैं बहुत विद्रोही थी, मैं बहुत डरती थी, बहुत मुंहफट हो जाती थी इन चीजों को लेकर, लेकिन करना पड़ता था फिर भी। तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं जब शादी करूंगी तो ऐसा थोड़ी होगा कि हम दोनों नौकरी करके थक के आएंगे तो मैं चाय बनाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी। तो मेरी माँ को लगता था कि इसकी शादी नहीं टिकेगी। तो थैंकफुली कभी मेरे चाय बनती है नहीं हाँ। तो मिल जाती है। नहीं, अब तो ऐसा है कि चलो, जब हम लोग की नई नई शादी हुई थी तो संतोष हमेशा कहते थे कि नहीं, तुमको पढ़ना है, तुमको लिखना है, तो आज फ्री हो तुमको सोचना भी नहीं है कि किचन में कुछ करना है। मतलब हम कई बार कोई और करता है तो हम इस गिल्ट से बैठे रहते हैं कि हमको जाके करना था, किसी और ने किया। तो ये जो कंडीशनिंग को अनलर्न करने की बात है, वो ये बात है कि क्यों हम हर बार इस अपराध में जाते हैं कि घर का काम मेरा ही जिम्मा है। ये दोनों हम दोनों का जिम्मा है। तो जब मैं अभी एक और इंसिडेंट बता दी कि ऑफिस से आती थी पहले मैं, तो आई और अगर कुशन टेढ़ा है या कुछ गंदगी है तो मुझे बहुत स्ट्रेस होता था। तो मैं पहला काम करती थी कि बैग देखकर मैं ठीक करने लगती। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती कि अरे घर इतना गंदा है, कहते उधर क्यों देख रही हो, उधर मत देखो। तो मुझे लगा कि शायद जो पुरुष है वो ऐसे ही, उनको घर में दिखाई नहीं देता, और हम लोग स्त्रियों को बहुत ज्यादा दिखता है कि वो टेढ़ा है, वो गंदा है। तो मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे भी थोड़ा सा नहीं देखने की पद्धति को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आप सुपर होकर नहीं बन सकते। हर जगह आप इस्टेब्लिश करिए अपने आप को, तो आप अपना खून जला रहे हो। तो थोड़ी सी कंडीशनिंग को मैंने भी, मतलब इतने विद्रोह के बावजूद भी मैंने देखा कि मेरे अंदर भी बहुत सारी कंडीशनिंग है, उसको मैंने अनलर्न करने की कोशिश की। तो अभी स्टेज पे आके बहुत सारे कंडीशनिंग को मैंने हटा दिया है, फिर भी बहुत बचे हुए मेरे भीतर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सदियों पुरानी कंडीशनिंग है, तो 3 दिन का बुखार भी हफ्ते भर तक नहीं जाता, तो इतनी पुरानी कंडीशनिंग एकदम से नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, किसी न किसी को तो मशाल पकड़नी ही होगी, आगे बढ़ना ही होगा, एंड हमको ये करना है। अब हम आपके उपन्यास पर आते हैं, पारा पारा। मैं बता दूं आप लोगों को, उपन्यास आप लेके जाएंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक चेतावनी, इसे आप ड्राइव पर या बस में बैठे हुए या एयरपोर्ट में बैठे हुए यूं ही नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक विशेष मानसिकता की, एक फोकस की और एक लगन की जरूरत है, क्योंकि मुद्दा, जो विषय है, वो बहुत ही गहरा है, जिसको आज हम समझना चाहते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। पारा पारा की जो नायिका है हीरा, पति है निर्मल, जिसके साथ वो संतुष्ट है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक पुरुष है। कभी वो गिल्ट है, कभी प्रेम की पुकार है, कभी अपराध बोध भी है, कभी वो अपने आसपास सबको दोषी ठहराती है, लेकिन वो उससे छूट नहीं पाती। ये जो जद्दोजहद है एक स्त्री की प्रेम को लेकर और अभिव्यक्ति को लेकर, मैं तो प्रेम से ज्यादा अभिव्यक्ति कहूंगी, अभिव्यक्ति को लेकर कि हम क्या महसूस करते हैं उसको अभिव्यक्त करने की जो जद्दोजहद है, उसकी जो दुविधा है, वो बहुत सुंदर इस उपन्यास में अभिव्यक्त हुई है। तो ये अभिव्यक्ति जो आपने दिखाई है वो एक पीढ़ी की नहीं है, इसमें दरअसल 4 पीढ़ियों की कहानी है। तरह से आ जाए तो ये पात्र कहाँ से आप चुनती हैं, कहाँ से आप लाती हैं, कितना आपके जीवन के साथ इन पात्रों का सामने है, और क्यों ये विचार आया आपके मतलब मस्तिष्क में कि ऐसी कुछ विषय वस्तु होनी चाहिए? ये उपन्यास बहुत सालों से मेरे साथ चलता रहा, और जब मैंने लिखना शुरू किया था तब मेरे मन में था कि मैं ऐसा एक उपन्यास लिखूंगी जो इसका जो ट्रिगर था बेसिकली वो मेरी माँ की नानी के बारे में था। तो वो बहुत ही मजबूत औरत थी, बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने पति को खो दिया था और छोटी सी जमींदारी थी, और उस जमाने में उन्होंने बहुत मजबूती से उसको चलाया, बच्चों को बड़ा किया। तो मैंने उनको देखा है
बहुत बचपन में। उनकी बहुत कहानियां मेरी माँ को सुनाती थी कि कितनी मजबूती से उन्होंने किया, और बहुत छोटी सी थी वो, शायद मतलब 4-4.5 फुट की होगी, बहुत छोटी सी औरत, बहुत दुबली पतली, लेकिन मतलब गजब का स्ट्रेंथ था उनमें, और उन्होंने उस चीज को कर लिया। मेरी नानी बहुत उनके मुकाबले बहुत सॉफ्ट थी और बहुत जेंटल थी, तो वो जैसे कि सारा स्ट्रेंथ मेरी माँ की नानी लेकर आई थी कि मुझे ये सब चीज करना है। तो जब उनकी कहानी मेरी माँ बताती थी तो मेरे मन में हमेशा बहुत एक उत्कंठा रही कि मैं उस गांव में जाऊं, मेरी माँ का गांव, और मैं कभी नहीं जा पाई, आज तक नहीं जा पाई। कई बार हमने प्रोग्राम बनाया, तो जितनी मेरी माँ की कहानियां थी उसमें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अवचेतन में बैठी रही, और मुझे लगता था कि एक बार मैं कुछ लिखूंगी। तो वो चीज तो वो शायद वो गांव भी नहीं है सचमुच का, और न वो किरदार है, लेकिन वो जो एक छोटा सा बीज था कि वो उस गांव में एक औरत है जो उस पता नहीं कौन से साल में होगा, वो 100 साल पहले उन्होंने जमींदारी को निभाया और अपने बच्चों को बड़ा किया। तो वो धीरे धीरे वो किरदार मेरे मन में बहुत बड़ा होता गया। तो ट्रिगर वो था, रादर दैन कि वो हीरा जैसी कोई लड़की हो। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये औरतों का जीवन कितना बदला है। 100 साल में अगर हम पीछे भी चले तो कितना बदल गया है। कुछ सुपरफिशियल लेवल पे अगर हम 5-6 मार्कर्स लें तो लगता है कि हाँ अब हम लोग तो पढ़ने लग गए, हम नौकरी करने लग गए, हम इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन बहुत सारे दूसरे सबकॉन्शियस लेवल पे हम वही हैं जहाँ 100 साल पहले हमारी नानी दादी होती थी। और कई चीजों में हम शायद, जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो कई चीजों में बहुत इंडिपेंडेंट थी। हम समझते हैं कि 100 साल पहले वो बहुत पिछड़ा जीवन जी रही थी, लेकिन नहीं, वो मन से बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो जब मैंने इसको एक जर्नी की तरह शुरू किया तो आगे और पीछे जाते हुए, तो वो हीरा बार बार इसलिए अपनी मौसी की बात करती है, अपनी नानी की बात करती है, और वो देखती है कि उसके पीछे भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। मतलब जब हम पुरुष के 2 प्रेम या 3 प्रेम की बात करते हैं तो वो आम बात होती है, स्त्री इस बात को बोलती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मन की चीज है, मन की दुनिया है, और हर समय में इस तरह की चीजें होती है, कुछ ढकी छिपी, कुछ प्रकट उजागर। तो अगर वो चीज ऐसा नहीं है कि हीरा के जीवन में 2 पुरुष हैं, उसके मौसी के जीवन में भी थे, उसके पहले उसकी नानी के जीवन में भी थे। तो इस तरह से मतलब वो ठीक है, वो चीज एक बहुत हिडन फैक्ट की तरह घरों में, गाँव में चीजें छुपी रहती थी। तो वो आदमी का मन है जो उसको कहीं भी भटका के ले जाता है, संभालता है, कभी कभी एकदम से नष्ट भी कर देता है। तो ये जर्नी वो जर्नी थी कि अगर एक औरत अपने मन को देखे और पूरे ईमानदारी से और पूरे पारदर्शिता से अगर उसको एड्रेस करे, और पूरे ये जो हम कहते हैं ना कि सोसाइटी के जो नियम है, जो एथिक्स है, जो मोरालिटी है, अगर उसको भी हम स्ट्रिप अवे कर दें, तो सिर्फ अगर मन के भावों को लेके चले तो वो कितना सच और कितना झूठ है, बस सिर्फ उसकी कहानी। इस उपन्यास में पारा पारा में, जैसे मैंने कहा कि जो नायिका है उसके अभिव्यक्ति की जो जद्दोजहद है कि मैं कैसे अपनी बात को सामने रखूं, और वो पढ़ते समय मुझे लगा कि ये अभिव्यक्ति की जो जद्दोजहद है वो मेरी भी है, और शायद मेरी अम्मा की भी रही होगी, शायद हम सभी महिलाओं की है कि हम अपनी बातों को किस तरह से अभिव्यक्त करें। क्योंकि उसमें वो जो आप कह रहे थे अपराध बोध, जो गिल्ट है, उससे हम कितना भर जाते हैं कि ये कहना चाहिए, ये सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे हमेशा से एक्ट्रेस बनने का शौक था। I always wanted to be an actress and I want acting was my first love, still it is. तो उससे मैं जरा जोर से सोचने में मुझे तकलीफ होती थी, बोलना तो बहुत दूर की बात है। मैंने कभी अम्मा से ये नहीं कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे उसमें जाना है, अभिव्यक्ति नहीं थी। बल्कि चुपके चुपके तो बातें आ ही जाती हैं, और मेरा ये मानना है कि जो कुछ हम देख रहे हैं ना उसमें कुछ भी नया नहीं है। ऐसा कुछ अजूबा कभी नहीं हो जाता दुनिया में, चीजें सब हमेशा से रही हैं, रहेंगी और अभी हैं और हमेशा से रहेंगी। तो इस कहानी में कितना हिस्सा कल्पना है और कितने चरित्र, आपने तो कहा आपकी नानी से प्रेरित होकर, लेकिन कितना हिस्सा और सत्य है, कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो सच है, और किस हद तक कोई भी एक कैरेक्टर समूचे में सच नहीं है। और
कई बार एक किरदार जब रचते हैं तो वो 3-4 लोगों का समावेश करके हम उसमें करते हैं। किसी ने कभी कोई एक बात कह दी तो वो बात आ गई इसमें। कभी मेरे साथ ये बहुत होता है कि मैं किसी से मिलूं और कभी किसी का नाम बहुत सुंदर लगता है तो सोचती हूँ कि नाम मैं इस्तेमाल करूंगी कभी, या कोई ऐसी घटना या कोई जगह, तो वो चीजें सब कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब हम लिखते हैं ना, तो जैसे कुआं है, उस कुएं में चीजें, आपका हर दिन का एक्सपीरियंस, अनुभव, कुछ भी किसी ने बोला, अभी आपने जैसे बोला ना कि मेरा मन था मैं एक्ट्रेस बनूं, हो सकता है कि कभी कहीं मैं इस चीज को तो वो वैसे राइटर से मिलना बहुत खतरनाक चीज होती है वो आपकी क्या चीज उठा के कब लिखते हो मालूम नहीं। तो वैसे मेरे एक बॉस होते थे ऑफिस में, उनको जब पता चला कि मैं लिखती हूँ तो जब मुझे मिलते तो कहते थे कि मैं तुम्हारी कहानी में आया कि नहीं आया, मेरे बारे में कहते थे अभी तक नहीं लिखा है सर, जिससे लिखूंगी आपको बता दूंगी। तो बहुत सारा मतलब फैक्ट है, फिक्शन है, 2-3 लोगों, हो सकता है कि मेरे घर वाले जब इस किताब को पढ़े तो उसमें उनको कोई घटना लगे कि अच्छा ये तो हुआ था, हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना आप खुद को एक्नॉलेज नहीं करते, अब चेतन में वो चीज रहती है, और जब आप लिखते हैं तो आप तो भूल जाते हैं कि किसने कहा था, लेकिन शायद जिसने कहा था वो पकड़ ले कि ये बात तो मेरी है। बहुत सही। उपन्यास को पढ़ते समय जब भी मैं उपन्यास को खोलती मेरी नजर इस शीर्षक पर पड़ती, क्यों? इसमें अंदर में अहमद जफर साहब का एक जी शेर है, आप पढ़िए ना। क्योंकि सबसे पहले जो पंक्ति उसी पर मैं अटक गई थी, आपने इसको उन सारी मोहब्बतों के नाम किया है जिन्होंने हमें अमीर बनाया। अब सच में प्रेम से ज्यादा अमीर कोई और कैसे बना सकता है? अहमद जफर, जो रेजा रेजा नहीं दिल उसे नहीं कहते, कहे ना आईना उसको जो बात। ये किताब आप पढ़ती हैं, जो रेजा रेजा नहीं उसे दिल नहीं कहते, तो दिल तो वही है जो जब तक टूटा नहीं तो क्या दिल है। पारा पारा इज बेसिकली ब्रोकन इनटू स्मिथरीन्स, जो 1000 टुकड़ों में टूट गया हो। तो हम लोग, अच्छा ये मोहब्बत, उन सारी मोहब्बतों के नाम, इसमें सिर्फ स्त्री पुरुष वाला मोहब्बत नहीं है, ये मतलब जिंदगी के लिए मोहब्बत है। तो सारी मोहब्बत, मतलब आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी एक मोहब्बत है। तो ये सारी मोहब्बत में हर बार सुखांत नहीं होता, बहुत सारी चीजें दिल तोड़ने वाली होती रहती हैं, और मुझे लगता है कि दिल टूटना भी बड़ा जरूरी है, 1-2 दफे दिल टूटना चाहिए। दिल टूटता है, वो बहुत हाँ कह रही है तो जब दिल टूटता है तब आपको एक तरह की अमीरी का एहसास होता है, क्योंकि क्या पता चलता है, आपको पता चलता है कि आपके अंदर भावनाओं का एक बहुत ही जीवंत संसार है, आपके भीतर दिल धड़कता है। जिस दिन आपने महसूस करना बंद कर दिया, आप खत्म हो गए। तो हम लोग वाइब्रेंट हैं, हम लोग अलाइव हैं, एक एक चीज को महसूस कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज। तो वो सारा जो एहसास हमारे भीतर हमेशा लगातार धड़कता रहता है, ये सब वो पारा पारा वही है, सब चीज जो मिला और टूटा और फिर मिला, लगभग ऐसा। तो मैं जब ये शीर्षक खोजती थी, मैंने बड़े सारे शीर्षक मतलब इसको लिख के रखा, और किसी भी शीर्षक में मुझे मजा नहीं आया। फिर अचानक मुझे लगा कि नहीं, ये क्या है, ये किताब को अगर मैं डिफाइन करूं एक शब्द में तो क्या है ये? तो मुझे लगा बस यही पारा पारा ही है, और ये अहमद जफर साहब का ये शेर मुझे लगा कि एकदम इस किताब के सटीक है, बिल्कुल सटीक है। इसमें एक और जो बहुत समस्या तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ जो हमेशा चर्चा का विषय है या चिंतन का विषय रहा है, वो है स्त्री पुरुष के संबंध। स्त्री पुरुष के संबंधों की बात करें तो फिर पता नहीं क्यों और कैसे एक ही बिंदु पर आकर ठहर जाता है वो संबंध। हम स्त्री पुरुष के बीच में, मैं उन मतलब खून के रिश्तों की बात ही नहीं कर रही, भाई की, पिता की, मैं उनकी बात नहीं कर रही, परिवार से बाहर के संबंध, स्त्री पुरुष के संबंध। हम काम पर जाते हैं, मिलते हैं, कई पुरुषों से मिलते हैं,
तो वो संबंध क्यों एक बिंदु पर आकर रुक जाते हैं? कितनी जरूरत है ये समझने की? क्या ये नहीं हो सकता कि स्त्री और पुरुष दोस्त हो सकते, लड़का और लड़की दोस्त हो सकते? वो जैसे कौन सी फिल्म थी, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, है ना? मुझे याद नहीं आ रही थी। मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया। बस पुरुष दोस्त, प्रेमी, पति, ये इस तरह से बंधना या उनको परिभाषित करना जरूरी है क्या? क्यों नहीं स्त्री और पुरुष के संबंध उतने ही सहज और सरल हो सकते हैं? आपने जिस तरह से इसमें दिखाया, लेकिन इसमें भी तो है संघर्ष। जी। असल में दोनों के बीच में जब कोई भी संबंध होता है तो वो दोनों लोगों के मन से संचालित होता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है मैं बहुत स्टीरियोटाइप या जनरलाइज कर रही हूँ बात को, लेकिन स्त्रियां जब पुरुषों से दोस्ती करती हैं तो एक हर बार वो मेल अट्रैक्शन उनके मन में नहीं होता। शायद उनकी बनावट ऐसी होती है या हमारे जीने का कंडीशनिंग ऐसा हो गया है कि हम मान के चलते हैं कि नहीं, अभी इसके कोई संबंध मैं नहीं बनाना चाहूंगी, लेकिन मैं किसी पुरुष से बैठकर बात करना चाहूंगी। अगर वो एक इंटेलिजेंट बातचीत मुझसे करता है, मेरी एक एम्पैथी बनती है उसके साथ में, कंपैटिबिलिटी बनती है, मुझे उसकी बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो मुझे सिर्फ दोस्ती चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिक्कत क्या है कि जब पुरुष भी उसी तरफ से आता है, अगर वो भी यही कहे मुझे सिर्फ दोस्ती चाहिए, तब तो दोस्ती चलेगी। लेकिन ज्यादातर पुरुष भी यहाँ बैठे हैं कुछ दूसरा एंगल आ जाता है, और जब वो दूसरा एंगल आता है तब दिक्कत आ जाती है। तो स्त्रियों का मेरे विचार से, मैंने बहुत लोगों से बात भी की, फिर भी मैं जनरलाइज नहीं कर रही। जनरली एक ऐसा लगता है, शायद ये फीलिंग होती है कि हम लोग ठीक है, शादी हो गई, हम बड़े सुखी संपन्न हैं, अगर कोई दोस्त मिल गया, कोई पुरुष मिल गया जिससे हम कोई, जैसे कई बार बीच में एक बहुत आर्टिकल्स आते थे कि जो औरतें काम करती हैं ऑफिस में, एक ऑफिस स्पाउस की बहुत बात चलती थी, एक समय बहुत आर्टिकल्स आए। ऑफिस स्पाउस क्या है कि आप ऑफिस की पॉलिटिक्स को हस्बैंड नहीं समझेगा क्योंकि वो उस ऑफिस में नहीं है। तो ऑफिस स्पाउस एक टर्म था, बट आप ऑफिस की पॉलिटिक्स और 50 चीजें आप किसी ऑफिस के कलीग से ही डिस्कस करें। बिल्कुल। तो वो शेयरिंग, अब जैसे ऑफिस की बात आप ऑफिस के कलीग से शेयर कर रहे हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो आप किसी लेखक से बात करेंगे, तो वो, और ये क्या हुआ, जितना ज्यादा कि औरतें बाहर निकलने लगी, तो हमारी दुनिया अब खाली घर के अंदर सीमित नहीं रही। हम नौकरी कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, हम 50 इवेंट्स में जाते हैं, तो हमको उन चीजों के लिए जो एक मेंटल स्टिमुलेशन की जरूरत होती है, तो हम खोजते हैं कि किसी से हम ये बात कर सकें। तो ये बहुत नेचुरल एक, मुझे लगता है कि एक चाल होती है कि मैं एक ही कैटेगरी में तो हम किसी को नहीं फिक्स कर सकते। तो मेरे 50 इंटरेस्ट होंगे। अगर आप कह रही हैं एक्टिंग का इंटरेस्ट है, तो आप किसी एक्टिंग वाले पर्सन से, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर कोई पुरुष भी मिल गया तो आप बात करना चाहेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ये पुरुष है तो हम इससे एक्टिंग की बात नहीं करते, मैं कोई स्त्री खोजती हूँ। तो जितना हम बाहर जा रहे हैं उतना हमारी दुनिया बढ़ रही है, तो हम वैसे वैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसमें हो सकता है कि कोई अट्रैक्शन भी हो जाए, उसको मैं नकार भी नहीं रही हूँ, पर शायद स्त्रियां बहुत थोड़ा लेट बैक रहती हैं उन चीजों में, तो सिर्फ दोस्ती से उनका काम बहुत अच्छा चल जाता है। उपन्यास के कुछ हिस्सों को मैं पढ़ना चाहूंगी। ये एक और बात है जो मुझे करनी थी आपसे। मैंने अच्छा खासा होमवर्क किया। यहाँ पे जो हीरा का प्रेमी है तारिक, कहता है, रानी एक बात याद रखो, हम हमेशा एक दूसरे पर मुनहसर रहेंगे, एक तरह से जुड़वा। तुम मेरी ऑल्टरनेट सेल्फ हो, मैं जहां भी रहूं, जो भी मेरे साथ रहे, तुम हमेशा मेरा हिस्सा रहोगी। यू विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ मी। बाकी सब भूलकर निर्मल के साथ खुश रहो, और सबसे बढ़कर अपने आप में खुश रहो। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा हीरा। ये ऑल्टरनेट सेल्फ, जहां पर उसे खुद को ताज्जुब होता है, जब पहली बार तारिक ने उससे ये बात की थी कि एक
शारीरिक स्तर पर संबंध स्थापित होने के बाद वो ऐसे कैसे कह सकता है कि वो तुम मेरी जुड़वा हो, या ऑल्टरनेट सेल्फ, उसकी भी गले से बात उतरी नहीं। तो ये ऑल्टरनेट सेल्फ की जो बात है, ये आप कहाँ से इसमें लेकर आती हैं, और ये कहाँ की उपज हुई? नहीं, जैसे अभी हम लोग इसके ठीक पहले ये जो बात की ना, दो लोग के बीच में कुछ भी, हाँ। वो जो चीज, जो प्रेम भी कभी होता है, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में भी, वो किस चीज से संचालित होता है? हम हमेशा कहते हैं कि कोई एक है जो ज्यादा प्यार करता है और एक कम करता है। तो हम जैसे वो पावर फ्लो होता है ना, ऊपर से या नदी बहती है ऊपर से नीचे, तो उसी तरीके से रिश्तों में भी दो लोगों के बीच में जो इक्वेशन होता है वो फ्लो उसी तरीके से करता है जहाँ स्ट्रांगली जाता है। बिल्कुल। इसी तरह से जब मैं तारिक और हीरा की बात लिख रही थी, और चूंकि मेरा पर्पस ये था कि मैं एक औरत के मन को एक्सप्लोर करूं, तो वो हीरा एकदम से शुरू में अट्रैक्टेड है तारिक से, और उसको लगता है कि नहीं, ये तो मेरा प्रेमी है, और जब वो प्रेमी वाले रोल से हटने लगता है इसको तकलीफ होती है। लेकिन कहीं पर अंत में जाके उसको समझ में आता है कि शायद कि वो एक अबरेशन था, या एक सखा भाव है ज्यादा, और प्रेम उसका निर्मल से ही है। ये बात जब उसको समझ में आती है, तब वो तारिक की उस बात को तब जाकर समझती है कि वो क्या कहना चाहती है। तो ये मेरा मन था कि एक तो अनकन्वेंशनल चीज है कि एक औरत इस तरीके से देखे अपने संबंधों को। पुरुष तो हमेशा देखते हैं, औरत की बात बहुत कम होती है। तो औरत देखे, और औरत जब देखे तो वो अपने मन को, वो ये भी ना सोचे कि मैं ये चाह रही थी अब नहीं चाह रही। हम भी बदलते रहते हैं, हमारा मन भी बदलता रहता है। तो वो इस पूरे प्रोसेस में वो कहाँ कितना इवॉल्व होती है और कहाँ तक उसकी जर्नी होती है। तो ये हीरा की जर्नी है कि वो यहाँ तक पहुंच पाती है, वो इस बात को समझ पाती है। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं, मैं दो भागों को मैं जोड़ के देखती हूँ कि एक और तो तारिक ये कहता है कि मैं जिसके साथ भी रहूं तो मेरा हिस्सा रहोगी, और वहीं पर एक समय ऐसा भी था जब हीरा ये कहती है कि तारिक के मुंह से कई नाम मैं सुनती रही हूँ, लेकिन जब लड़कियों के नाम सुनती हूँ तो अचानक से वो अलर्ट हो जाती है और सोचने लगती है। एक संपूर्ण प्रभुत्व की बात, और एक और एकदम इन संबंधों को लेकर सहजता की बात। ये दोनों ही बहुत सुंदर तरीके से इसमें लिखते रहे हैं। कहीं पर वो सहजता है, सरलता है, और कहीं पर वो फिर वो मतलब क्या कहूँ, वो भीतर का संघर्ष शुरू हो जाता है। बहुत ही सुंदर उपन्यास है, जरूर पढ़िएगा। और आप यदि कुछ पूछना चाहें प्रत्यक्षा जी से, आपका स्वागत है। लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। तो अलग अलग बैठे हुए हैं, मायूस है, क्लासरूम जैसे। मैं स्नेहलता दास हिंदी में पढ़ाती हूँ। मैडम भी है, हिंदी पढ़ा है, लेकिन जरूर पढ़ूंगी। जैसे ये चर्चा चल रही थी तो मुझे जानने को मिला कि आप एक नए विधा का सृष्टि या सृजन किया। जैसे आपने कहा अपने दोस्त के साथ गद्य और पद्य का जो विधा है, आपने कहा कि मैं अलग अलग विधाओं में लिख चुकी हूँ, जैसे कि ट्रैवल राइटिंग यात्रा वृतांत हुआ। तो ये जो विधा आपने कहा गद्य और पद्य विधा, इसका कोई नाम दिया है क्या? नहीं, नाम नहीं दिया है। और ये हम लोग इसके पीछे पे बता रहे हो कि उन्होंने एक कविता लिखी, और मोहन राणा उनका नाम है, और उनकी कविताएं थोड़ा स्पिरिचुअल रहती हैं। वो थोड़ा सा पृथ्वी के रहस्य को लेके और थोड़ा वैसा। तो हम लोग एक दूसरे को कुछ शेयर करते हैं, तो उन्होंने एक कविता मुझे भेजी, तो उसमें जो एक स्पिरिचुअल एक लिफ्ट था अंत में, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर मुझे कुछ ट्रिगर हुआ, तो मैंने एक प्रोज पीस लिखा। तो मैंने उनको वापस किया कि आपकी कविता पढ़ के मेरे दिमाग में लिया। अब वो जो मैंने भी जो प्रोज पीसेस लिखे हैं वो कहानी नहीं है, वो भी बहुत अमूर्तन में थोड़ा स्पिरिचुअल है,
और थोड़ा कैसे होता है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहानी फ्लो हो रही है, वो एक समय मन के अमोंटन की दुनिया है। तो इस तरह से वो बहुत एक एक्सपेरिमेंट हो गया कि जब मैंने प्रोज उनको भेजा तो उन्होंने उस प्रोज पीस से कुछ उठाकर एक दूसरी कविता लिखा। तो ये खेल में हम लोग एक दूसरे को वापस करते रहे। तो इस तरह से उनकी 9 कविताएं हो गई और मेरे 9 प्रोज पीसेस हो गए। तो ये बड़े दिनों तक था, हो गया खत्म। फिर उन्होंने कहा कि इसको कुछ हम करते हैं छपवाने की। तो मैंने कहा कहाँ छपवाएंगे, कौन पढ़ेगा ऐसी चीजों को, हिंदी में वैसे ही पाठक बहुत कम है ना। तो वो जो कहानी और उपन्यास में ही आपको पाठक नहीं मिलते, तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल राइटिंग को कौन देखेगा। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे एक्सपेरिमेंटल राइटिंग को अधिक पढ़ेंगे। अरे बिल्कुल एक नए विधा का सीजन हो गया ना। तो वो वहां पे रजा न्यास से वो इस तरह की कुछ चीजों को करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उसमें ये भी बात थी कि मोहन राणा चूंकि इंग्लैंड में रहते हैं, जबकि उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखते हैं, तो उन्होंने हिंदी में लिखी थी और मैंने सारे प्रोज पीसेस अंग्रेजी में लिखे। अच्छा, तो वो भाषा हो गया। लेकिन जब रजा न्यास वालों ने कहा कि छापेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, अपने प्रोज पीसेस को आप हिंदी में कर दीजिए। अच्छा, तो बाद में हम कभी दोनों चीज को अंग्रेजी में देखेंगे, पर फिलहाल पहले हम हिंदी में छापेंगे। तो मैंने अपने सारे 9 पीसेस को मैंने फिर हिंदी में अनुवाद किया और वो उस तरह से छपा। ये पिछले साल ही शायद छपा है, पिछले साल शायद। तो मुझे लगा कि चलो ये बहुत कुछ नाम नहीं, मैं चैपबुक बोल देती हूँ आसानी के लिए, कि उसको मैं किसी खांचे में नहीं डाल सकती, ये है क्या ये। और कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ा और मुझे फीडबैक दिया, तो उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हर कोई हर समय कहानी नहीं पढ़ना चाहता, तो उनको चाहिए कुछ दूसरी खुराक भी, थोड़ी स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल खुराक। तो वैसी कोई चीज जिन लोगों ने, जिनको वो चाहिए थी, उनको वो चीज बहुत अच्छी लगी। तो वो चांस की बात है, मतलब एक चीज हमने सोची कि ऐसे खेल में वो चीज लगभग हुई। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खेल में ही एक नए विभाग की शुरुआत कर दी। कभी जो चंपू काव्य हुआ करता बिल्कुल चंपू काव्य था, पहले तो चंपू कहते थे इसे। बहुत सुंदर विवरण आप लोग का दोनों का, और मैं बहुत मनोयोग से सुन रही थी। और जिस विशेष रूप से इस उपन्यास की चर्चा करते समय मैंने आपके पूरे व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहा, और मतलब काफी कुछ अनुमान लगाया कि बचपन से जो तरीके से आपका पालन पोषण हुआ, व्यक्तित्व और वातावरण मिला, उसमें मेरे हिसाब से भी काफी कुछ समानता है। तो उसका भी आपके व्यक्तित्व में बहुत प्रभाव है। विशेष रूप से इस उपन्यास के विषय में कुछ पूछना चाहूंगी कि इस पूरे उपन्यास में कौन सा पात्र ऐसा है जिसमें आप समझती हैं उसमें आपके व्यक्तित्व की झलक आई होगी। क्योंकि किसी न भी किसी रूप में लेखक का व्यक्तित्व तो उसमें झलकता है, हमेशा वो उसमें छुपा ही रहता है। और व्यक्तित्व जो भी लेखक की आवाज है वो हर रचना में आती है। तो आपको किस पात्र में लगता है कि आपके व्यक्तित्व की झलक उसमें विशेष रूप से आई होगी? खुद से छुपाती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी संबंध की बात हो, किसी भी चीज की बात हो, मैं कुछ करना चाहती हूँ, कोई ऐसी चीज, तो मुझे लगता है कि ये मेरे आसपास के परिवेश में उस चीज को लोग नहीं समझेंगे, तो मैं चुप रह जाऊँ। तो ऐसी भी चीजें हम यही पर पता लगता है कि हम लोग ट्रेडिशनल तरीके में चले जाते हैं। क्योंकि अगर सच में हमारे अंदर उन्मुक्तता है तो हम जो भी हमारे मन में है खुले रूप से स्पष्ट रूप से कह देंगे, फिर उसकी प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो। हम सोचते हैं ना कि अगर हमने ये बात कही तो मेरे आसपास, मेरे घर में लोग क्या बोलेंगे। ये संकोच, ये तो कहना चाहिए बाधा, आत्म बाधा कहना चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। वही जब मिट जाएगी तभी स्त्रियों में वास्तविक स्वतंत्रता आएगी। या स्त्री पुरुष जो भी हो, दोनों ही में जब अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दे पाएंगे बिना इस विचार के कि लोग क्या सोचेंगे और क्या इसका प्रतिक्रिया होगी, तभी वास्तविक स्वतंत्रता है। एक प्रश्न मेरा भी है कि इतने पात्र हैं, कभी ऐसा हुआ कि कोई एक पात्र आपकी पकड़ से छूट गया और आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा?
और वो जो तकलीफ होती है कि ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, मेरे ख्याल से वो तकलीफ वही होती होगी जब बच्चा अपनी माँ की बात नहीं सुनता, तो उसे आप रास्ते में लाती हैं या उसे खुला छोड़ देती हैं? ये मैं जब लिखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं लेखक के साथ साथ पाठक भी हो गई, क्योंकि मुझे बहुत बार, मैंने कई बार ये ध्यान दिया है कि मैं लिख रही हूँ, मैं सोच तो रही हूँ कि ये जो कैरेक्टर है ये तो विलन बनना है, इसको ये खराब काम करेगा, और पता चलता है कि धीरे धीरे वो बहुत प्यारा कोई पात्र में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए भी एक डिस्कवरी है कि ये पात्र कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। तो आधा मजा तो लिखने का वही है कि पात्र आपके हाथ से निकल गए और पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, जो दोस्त था वो दुश्मन हो गया और दुश्मन सबसे प्यारा दोस्त बन गया। तो उसको रास्ते में लाने की कोशिश नहीं, मैं छोड़ देती हूँ। सर नाम से जुड़ जाते हैं और उनका व्यक्तित्व झलकने लगता है। आपके नाम से आपका व्यक्तित्व झलक रहा है मैडम। मैं बोलना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में आजकल इस बात पे चर्चा होती है और हिंदुस्तान के मर्दों को उल्हाना देती हैं औरतें, लेकिन मेरा मानना यह है कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान के मर्दों से ज्यादा अच्छे प्रेमी कहीं नहीं मिले। इस बात पे आप लोग सहमत हैं? क्योंकि विदेशों से औरतें आती हिंदुस्तान में प्रेमी खोजने के लिए, और हिंदुस्तान का व्यक्ति पहला व्यक्ति है वो अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। कैसे? कि वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता अपनी पत्नी के नाम से खरीदता है, कोई भी व्यापार करता अपनी पत्नी के नाम से करता है, कोई भी डिपॉजिट करता अपनी पत्नी के नाम से करता है। उसके बाद भी महिलाएं यदि इतना नकारात्मक सोच रखती हैं तो मैं इसके ऊपर थोड़ा आपका विचार सुनना चाहूंगा। अनूप जी यहाँ हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से टैक्स बचाने के लिए। देखिए उनके प्रेम को भी टैक्स बचाने का यदि आप फार्मूला समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप पॉजिटिव हैं। वो उदाहरण लेना चाहे था जी, कुछ तो बोलिए। आपने मुझे एकदम निरुत्तर कर दिया। नमस्कार। जैसे आपने बताई आप लोग सारे हीरे हैं, हम लोग सारे कोयले बैठे हैं। एग्रीड। कोयले से तो हीरा का ही जन्म होता है। तो एनीवे प्रत्यक्षा मैडम का जितने किताब तो पढ़े नहीं, मेरे ख्याल से ये जो पारा पारा है, गली मोहल्ला का बात है, हर पैराग्राफ, हर दिल का बात, हर मंजिल की बात, हर मोहल्ले के बात, और एक्सपेरिमेंटल चीज सारे रहे हैं जो आपके बचपन से लेकर अभी तक का सफर रहा। मेरे ख्याल से सारे इसमें कह रहे हैं। और एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि मैं नाटक से जुड़ा हुआ हूँ, आप कोई नाटक का किताब लिखिए। प्रतीक्षा जी और प्रतीक्षा ना कराए बोल देगी कि नाटक लिख रही। हो सकता है कि आपने एक कीड़ा मेरे दिमाग में डाल दिया। जी बिल्कुल, हो सकता है कि कोई नाटक लिखे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए धीरे धीरे मेरे बोलने से इनका उत्साह जगा है। आप हिम्मत बढ़ा रहे हैं इस तरह के पाले। ये गुरुजी बैठे हैं तो बोल रहे हैं। आर्थिक, वैज्ञानिक और सामाजिक समस्याएं हैं। हर लेखक कुछ न कुछ समाज को एक समाधान लेके जाता है। इन समस्याओं के समाधान के बारे में भविष्य में कुछ लिखने का क्या विचार है? समाज को दर्शाता है, समाधान देना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन लेखक को सबसे ईमानदारी से अपने समय को दर्ज करना चाहिए। मैं कोशिश ये करती हूँ कि हमारा जो समय है उसको मैं डॉक्यूमेंट जरूर करूँ। जो बदलाव हो रहे हैं, जो समाज बदल रहा है, बहुत सी चीजें खराब भी हो रही हैं, बहुत सी चीजें, बहुत सारे वैल्यूज हमारे खत्म हो गए, एक नई दुनिया आ गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया एकदम से लीप एंड बाउंड में, तो वो हमारे समय को, उसका क्या असर होगा आपको नहीं मालूम। इसके बाद 50 साल आगे हमारी दुनिया कैसी होगी
आपको नहीं पता उस दुनिया में क्या क्या अलग उसकी विषमताएं होंगी, क्या दिक्कतें होंगी। वो जब होंगी तब होंगी। फिलहाल तो हम लोग इस समय में जो पॉजिटिव एक सोच लेके चल सकते हैं। और एक चीज ये भी है कि जो राइट एंड रॉन्ग है उसके बारे में अगर आपके मन में बहुत क्लैरिटी है, ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, भले हो ना रहा हो, लेकिन जो होना चाहिए उसके बारे में भी हम जब लिखते हैं तो हमको ये बात जरूर लिखनी चाहिए। अच्छे विषय पे बात की। आज कहीं ना कहीं हर लड़की जो जन्म लेती है उसको हम एक सांचे में डालना चाहते हैं। यहाँ पुरुष भी हैं, उनसे भी मेरा ये सवाल है कि आज आपकी बेटियां हैं, क्या आप उनको सांचे में डाल रहे हैं? ये सवाल जो मन में आता है कि मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ या मैं पत्नी हूँ, तो मेरा दायित्व है या मेरा कर्तव्य है कि किसी को पानी पिलाना या बर्तन उठाना। और कई बार वो खुद से सवाल करना, और अगर उस सवाल को बयां कर दो तो मन में और कितने सवालों की आंधी आ जाती है और लगता है कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया, मैंने ये क्यों कह दिया, मुझे क्या इस बात का अधिकार है। जब एक बेटी जन्म लेती है, बड़ी होती है, उसको तब से ही वो कंडीशनिंग की जाती है कि ये घर तुम्हारा नहीं, जब तुम पर घर जाओगी वो तुम्हारा अपना घर होगा, वो माता पिता तुम्हारे अपने होंगे। तो इन सवालों के साथ हर लड़की जूझती रहती है। शादी के बाद भी वो इन सवालों से पूछती रहती है कि कौन सा घर मेरा, कौन सा अपना, कौन सा पराया। इन सवालों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं आज प्रत्याक्षा जी का कि इतना सुंदर उन्होंने लिखा और उस पर चर्चा की, और वेदुला जी ने इतने अच्छे सवाल किए, मन की गांठें जैसे खोल रही थी ये बातें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एवीपी ऑपरेशंस मेफेयर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स संजीव पटनायक जी का कि वे आए और सम्मानित करें हमारी आज की लेखिका। A big round of applause, please. Please. बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी का कि वे अपने इतने व्यस्त स्केड्यूल से अपना समय निकाल के आए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे प्रायोजक श्री सीमेंट्स लिमिटेड और मेफेयर होटल एंड स्पा रिजॉर्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होने के लिए। अब मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप एक एक किताब ले सकते हैं और उसे अपनी हमारी लेखिका प्रत्याक्षा जी से साइन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।